गरनाता का सुल्तान किस्त नंबर 40। जिस वक्त मंजर बिन तरीफ फर्डिनेंड के लश्कर के दोनों हिस्सों के सामने अपने दिफा की आखिरी तैयारियों में मसरूफ था, दाएं तरफ के कोहस्तानी सिलसिलों के अंदर से एक सवार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता नमूदार हुआ। बुरी तरह काम में मसरूफ मंजर बिन तरीफ चौंक पड़ा और खुद भी अपने घोड़े को दौड़ाता वो इस सवार की तरफ बढ़ा था। वो सवार मंजर बिन तरीफ के करीब आया और इसे मुखातिब करके खुशी की मिलीजुली आवाज़ में कहने लगा, ए अमीर, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ आप दुश्मन के दोनों लश्करों के सामने इंतहाई परेशान और फिक्रमंद होंगे, पर ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इब्ने तरीफ मुझे अमीर रकीम बिन खल्लात ने आपकी तरफ रवाना किया है। रात की तारीकी में जिस वक्त अमीर ने आपको दोनों दरियाओं के संगम की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया था, वो रात के वक्त ताक़ुब करने वाले लश्कर से उलझ गए थे। अमीर आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं के संगम की तरफ बढ़ते हुए इस लश्कर को उलझाते हुए इस पर शबखून मारते रहे, यहाँ तक कि सुबह तक अमीर ने ताक़ुब करने वाले इस लश्कर के एक एक सिपाही को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था। अब ताक़ुब करने वाले इस लश्कर का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। इब्ने तरीफ, मैं आपको यह भी कहूँगा कि फर्डिनेंड ने आगिलार और गैलर की सरकर्दगी में जो हमलावर होने के लिए लश्कर भेजा था, इसको रास्ते में आगिलार ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। जो हिस्सा वो जिसे रात की तारीकी में अमीर मोहतरम ने ख़त्म कर दिया है, और 2 हिस्से ये आपके सामने और आपके पीछे पड़ाव किए हुए हैं। इब्ने तरीफ, आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये भी कहूँ कि रात की तारीकी में अमीर मोहतरम और मंसूर बिन नोमान का भी आपस में जासूसों से रब्ता हो गया था। मंसूर बिन नोमान ने भी खासे बड़े लश्कर के साथ मस्कन से निकलकर हमारी मदद के लिए पहुँच गए हैं, और अमीर के हुक्म पर रात की तारीकी में उन्होंने दरिया शनील को अबूर किया है और अमीर से जा मिला है। अब सूरत हाल ये है कि जो लश्कर आपकी पुश्त की तरफ से, इसकी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएँ। इस लश्कर की पुश्त पर खुद अमीर मोहतरम अपने हिस्से के लश्कर के साथ घात में बैठे हुए हैं, और जिस कोहतानी सिलसिले से निकलकर मैं आ रहा हूँ, उस तरह मंसूर बिन नोमान अपने लश्कर के साथ घात लगा चुका है। इब्ने तरीफ, आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ सिर्फ सामने वाले लश्कर पर हमलावर होंगे। जो लश्कर आपकी पुश्त की तरफ है, इसकी पुश्त पर खुद अमीर रकीम बिन खल्लात हमलावर होंगे, जबकि मंसूर बिन नोमान कोहसानी सिलसिले से निकलकर जिस समत आप हैं, इस समत से पुश्त वाले लश्कर पर हमलावर हो जाएंगे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि अमीर रकीम बिन खल्लात पीछे से आने वाले लश्कर का जनाजा निकाल कर रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो सवार लम्हा भर के लिए रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, इब्ने तरीफ, आप यकीनन फिक्रमंद होंगे कि अमीर रकीम बिन खल्लात ने आपको अकेले को सामने वाले लश्कर से टकराने का हुक्म दिया है, पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ अपने रेवट से निकलकर इस लश्कर से टकराएँ। इस लश्कर की पुष्ट पर सुल्तान मोहतरम अज़गल का बेहतरीन सिपा सालार अज़जरी भी एक लश्कर के साथ घात में बैठा हुआ है। जो ही आप सामने वाले लश्कर पर हमलावर होंगे, अज़जरी पुश्त की तरफ से इस लश्कर पर टूट पड़ेगा, और इसकी भी हालत पुश्त वाले लश्कर से मुख्तलिफ नहीं होगी। इब्ने तरीफ, मैं आपसे यही कहूँ कि जिस वक्त जबल रिन से कूच करते वक्त आपने मंसूर के नाम पैगाम भिजवाया था, तो पैगाम मिलते ही मंसूर बिन नोमान ने सुल्तान अज़गल से रब्ता कायम किया। लिहाजा अज़जरी की कमानदारी में सुल्तान अज़गल ने एक लश्कर फ़ौरन मंसूर बिन नोमान के साथ कर दिया था। अब अज़जरी का लश्कर दरिया कबीर की तरफ है, और वो सामने वाले लश्कर की पुश्त पर खूब ज़रब लगाएगा। यहाँ तक कहने के बाद वो सवार जब खामोश हुआ, तब मंजर बिन तरीफ बड़ी अकीदतमंदी, बड़ी इरादतमंदी में कह रहा था, अमीर रकीम बिन खल्लात, थोड़ी देर पहले मैं बड़ा परेशान और फिक्रमंद था, लेकिन आपने एक कासिद भेजकर मेरी सारी नाउमीदियों को उम्मीद में बदल दिया है। अमीर मोहतरम, आप यकीनन कौम की आखिरी उम्मीद, चट्टानों पर जलता हुआ अलाव और तारीक उफक पर उम्मीद की किरण है। आप यकीनन आलम इस्लाम के वो फर्जंद हैं जो दुश्मन पर माजी के गुबार और रोज़े हिसाब के इंतज़ार की तरह छा जाने का फ़न जानते हैं। आप यकीनन वो मुजाहिद हैं जो अपने दुश्मनों को लोहे की लगाम पहनाए और गिरेबान चाक करने का फ़न जानते हैं। अब हम इस बदबातन, खुदसर और मुंतकिम मिजाज दुश्मन को बताएंगे कि हम कैसे तूफ़ानों के सायों की तरह इस पर छाते हुए इसकी सारी कजी दुरुस्त करते हैं। थोड़ी देर पहले जहाँ मंजर बिन तरीफ परेशान और अफसुर्दा था, अब वहाँ इसके थके हारे चेहरे पर साज़े हयात के खामोश तारों और तबस्सुम आफरी तासरात को देखा जा सकता था। फिर रकीम बिन खल्लात के हुक्म के मुताबिक इसने अपने सारे लश्कर को जमा किया, इसकी सफ़े दुरुस्त की। फिर इसके बाद वो बेरोक आंधियों, बेतहाशा तूफ़ानों, सुलगते राजों की तरह हरकत में आया और अपने सामने वाले आगिलार के लश्कर पर हमलावर हुआ। इस मौके पर पुष्पा लश्कर के पीछे से रकीम बिन खल्लात उसके लश्करियों ने तकबीरें बुलंद की। इसके बाद रकीम बिन खल्लात पुष्पा लश्कर पर यूरुश अफला से इसमें इनकता और सुर्ख शल्लों की रक्स की तरह हमलावर हो गया था। रकीम बिन खल्लात के हमलावर होने के साथ ही दाएं जानिब कोहसानी सिलसिले के अंदर भी तकबीरें बुलंद होना शुरू हुई। फिर वहाँ से मंसूर बिन नोमान अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ। वो पुश्त वाले लश्कर के सामने वाले हिस्से से इस पर हमलावर हुआ था। अब सामने की तरफ ये कैफियत थी कि जिस वक्त
मंजर बिन तरीफ सामने वाले लश्कर पर हमलावर हुआ था। इसके थोड़ी ही देर बाद सामने वाले लश्कर की पुश की तरफ से सुल्तान अजगल का सिपा सालार अज़जरी कफ उड़ाती मौजों की तरह सामने वाले लश्कर की पुश की तरफ से खारजारों की तरह हमलावर हो गया था। दरिया कबीर के किनारे खुले मैदानों में जंग बहुत जल्द जुनूनी कैफियत में बदल गई। चारों तरफ इंसानियत कुछ जहाँ सोजी और तबाहकारी का रक्स करने लगा। थोड़ी देर तक घुमसान का रन पड़ा। इस दौरान फर्डिनेंड के सिपा सालार आला और नायब सिपा सालार ने पूरी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि इनके लश्कर के दो हिस्सों पर मुख्तलिफ समतों से 4 लश्कर हमलावर हो गए हैं और बड़ी तेज़ी से इनके लश्कर को काटने लगे हैं। अगिलार और गैलर दोनों अपने अपने लश्कर के वस्त में बनज़र गैर अपने लश्करों का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने देखा थोड़ी देर की जंग में हमलावरों ने इनके लश्कर के बहुत बड़े हिस्से को काट कर रख दिया था और कांच छांट का ये सिलसिला बड़ी तेज़ी से अभी तक जारी था। उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि इनके लश्करी बददिल हो चुके हैं और बखुशी जंग करने के लिए अगली सफ़ों की तरफ नहीं लपकते बल्कि पिछली सफ़ों में जान चुराते फिरते हैं। ये सूरत देखते हुए अगिलार ने फैसला किया कि अगर ये जंग मज़ीद जारी रही तो इसके सारे लश्कर का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। लिहाजा इसने पसपाई के बिगल बजा दिए और अपने लश्कर के साथ दाएं तरफ से होता हुआ भाग खड़ा हुआ। उधर नायब सिपा सालार गैलर ने जब देखा कि अगिलार शिकस्त खाकर भागा है तो फिक्रमंद हुआ। वो जानता था कि अगर अगिलार भाग गया तो जो लश्कर के साथ बरसरे पैकार थे वो भी इस पर टूट पड़ेंगे। लिहाजा इसने भी पसपाई के बिगल बजवा दिए और अगिलार के साथ वो भी मैदान जंग छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ये सूरत हाल देखते हुए रकीब बिन खल्लात फ़ौरन हरकत में आया। मंजर बिन तरीफ को इसने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा। मंसूर बिन नुमान और ज़जरी को इसने अपने साथ लिया और अपने सामने वाले भागते हुए अगिलार और गैलर के लश्करों का बदतरीन अंदाज में ताकुब किया। थोड़ी दूर तक ये ताकुब जारी रहा। इस ताकुब में रकीब बिन खल्लात ने अगिलार और गैलर के लश्करियों को मार मार कर इनकी तादाद काफ़ी कम कर दी थी। फिर रकीब बिन खल्लात वापस मुड़ा और अपने पड़ाव में आन रुका था। दुश्मन के दोनों पड़ाव से रकीब बिन खल्लात को काफ़ी तादाद में खुराक और लड़ाई में काम आने वाला सामान हाथ लगा था। सारा सामान समेटने के बाद रकीब बिन खल्लात ने वहाँ से अपना पड़ाव ख़त्म किया। दोनों दरियाओं के संगम से आगे जाकर दरिया कबीर को इसने अबूर किया। फिर वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ गरनाता की हदूद में दाखिल हुआ था। जिस वक्त मुत्तहिदा लश्कर गरनाता के पास से गुजरा तो सुल्तान अजगल ने शहर से बाहर निकलकर मुत्तहिदा लश्कर का इस्तकबाल किया। इस पताबंदी पर सुल्तान अजगल ने रकीब बिन खल्लात, मंजर बिन तरीफ, मंसूर बिन नुमान और ज़जरी को बेहतरीन अंदाज में मुबारकबाद दी। रात का खाना सारे लश्करों ने सुल्तान अजगल की तरफ से पेश किया गया था। इसके बाद ज़जरी और सुल्तान अजगल गरनाता में दाखिल हुए थे, जबकि रकीब बिन खल्लात, मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ अपने मस्कन में दाखिल हुए। मस्कन में भी इस फतहमंदी की खबर पहुंच चुकी थी। लिहाजा वो जो ही मस्कन में दाखिल हुए, मस्कन के लोग फतहमंदी के गीत गाते हुए इस्तकबाल के लिए निकल खड़े हुए। फतहमंदी के गीत गाने वालों इन लोगों में मस्कन की सारी औरतें भी शामिल थीं, जिनमें रोता भी थी। मस्कन में काफ़ी रात गए तक ये फतह का जश्न जारी रहा। फिर लोग अपने अपने घरों में लौट गए। रकीब बिन खल्लात को भी रोता अपने साथ अपने घर ले जा रही थी। फर्डिनेंड, मलका अज़ाबिला, नवीरा और अरबूना करतबा के कसरे शाही में एक कमरे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि फर्डिनेंड का हाजिब दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसने सर को झुकाकर ताज़ीम पेश की और कहने लगा, आका, सिपा सालार आला अगिलार और गैलर दोनों अपने लश्करों के साथ करतबा लौट आए हैं। इसी वक्त वो बाहर खड़े आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इस हाजिब की इस गुफ्तगू से फर्डिनेंड का माथा ठनका। इसके तरफ सवाल अंदाज में देखा, जिसके बाद इसकी आवाज़ बुलंद हुई, ये अगिलार और गैलर अजनबियों की तरफ बाहर क्यों खड़े हैं? तुम्हारी वसासत से उन्होंने अंदर आने की इजाज़त क्यों तलब की? इस बात की गमाज़ी है कि इन दोनों को रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ के मुकाबले में शिकस्त हुई है। अगर ऐसा ना होता तो वो फतह के तमगे लगाए तुमसे पूछे बगैर कमरे में आन दाखिल होते। इन्हें यकीनन शिकस्त हुई है। अगर फतह होती तो यकीनन वो अपने कासिदों और जासूसों के ज़रिए अपनी आमद से पहले ही मुझे इत्तला कर चुके होते। बहरहाल तुम जाओ और इन दोनों को अंदर भेजो। हाजिब के जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद इस कमरे में अगिलार और गैलर दोनों दाखिल हुए। फर्डिनेंड के सामने आकर वो अपनी गर्दनें झुकाकर खड़े हो गए थे। थोड़ी देर तक फर्डिनेंड इन्हें इंतहाई गुस्से और गज़बनाकी की हालत में देखता रहा। फिर इसकी आवाज़, जिसमें ज़ख्म और गुस्सा था, कमरे में बुलंद हुई। तुम दोनों की हालत से लगता है कि रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ के मुकाबले में तुम दोनों को शिकस्त हुई। अगर तुम फतहमंद रहते तो यकीनन मैदान जंग से निकलने के साथ ही फतहमंदी की इत्तला अपने कासिदों के ज़रिए मुझे पहुँचा देते। तुम्हें शिकस्त हुई है जब मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई। कहो तुम पर क्या बीती? इस पर अगिलार कुचले से लहजे में कहने लगा, आक़ा मोहतरम, मैं और गैलर दोनों अपने लश्करों को लेकर यहाँ से रवाना हुए। थोड़ा आगे जाकर हमने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मैंने रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ के पीछे लगा दिया था, जबकि 2 हिस्सों को लेकर मैं और गैलर दरियाओं के संगम तक पहुँच गए थे। हमारा इरादा था हमारा तीसरा हिस्सा रात की तारीकी में
रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ के रेवड़ पर हमलावर होकर इसे काटता रहे और रात की तारीकी में लम्हा ब लम्हा इनकी तादाद कम होती रहेगी और जो इनके साथी बचे कुचे भागते हुए दरिया कबीर और दरिया शनील के संगम तक पहुँचेंगे, इनका कत्लेआम करके हम इनका खात्मा कर देंगे। लेकिन आका मोहतरम, ये रकीब बिन खल्लात खुसूसियत के साथ इंतहाई ख़तरनाक इंसान साबित हुआ। हमने जो अंदाज़ा लगाया है, इस शख्स के हवास जानवरों की तरह तेज़ हैं। हमारे आमद से पहले ही शायद इसे खबर हो गई थी कि हमने अपने लश्करों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। लिहाजा रात की तारीकी में वो हिस्सा जिसे हमने इसके पीछे लगाया था, वो इस पर गंधक और कोयले के धमाकों की तरह टूट पड़ा और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर हमारे इस सारे लश्कर का कत्लेआम करके इस तरह रकीब बिन खल्लात ने इनका खात्मा कर दिया। दूसरी तरफ आका मोहतरम मंजर बिन तरीफ अपने रेवड़ को लेकर दोनों दरियाओं के संगम तक पहुँच गया। इस संगम पर मैं पहले ही अपने लश्कर के साथ खड़ा था, लिहाजा मैं इसकी राह रोक कर खड़ा हुआ। इसकी पुश पर गैलर अपने लश्कर के साथ जानमुदार हुआ। हमने इरादा किया कि दोनों तरफ से हमलावर होकर इन चरवाहों को मौत के घाट उतार देंगे और मंजर बिन तरीफ को जिंदा गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आका मोहतरम, हमारी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। सुबह के वक्त जब हम चरवाहों के रेवड़ को घेरे हुए थे, गैलर की पुश की तरफ से रकीब बिन खल्लात 40 सदियों की खूंखारी की तरह नमूदार हुआ। इसने हमारा अहम तरीन दिफाई हसार तोड़ा। हमारे लश्करियों को इसने आग का ईंधन बनाया। चारों तरफ से इसने मैदान जंग में आगो खून का पैगाम और मायूसी की घटाओं और हौसला शिकन गुबार खड़ा करके रख दिया। आक़ा मोहतरम, ऐन इस वक्त जबकि गैलर रकीब बिन खल्लात पर हमलावर हुआ था, मुझ पर सामने की तरफ से मंजर बिन तरीफ और पुश की तरफ से कोई गुमनाम लश्कर सैलाब के रेले और बहरे ज़खार की तरह हमलावर हो गया था और मेरे लश्कर को उन्होंने बुरी तरह 2 तरफा हमले से काट कर रख दिया। आक़ा मोहतरम, ये रकीब बिन खल्लात कोई मामूली चरवाहा नहीं। जहाँ तक हमने इसका मुताला किया है, वो तकरीब के प्यासे किसी सियाह शैतान की तरह है। आक़ा मोहतरम, इसने मेरे और गैलर के लश्कर को बुरी तरह काटा। हमने मैदान जंग उस वक्त छोड़ा जब हम दोनों के लश्करों का कत्लेआम शुरू हो चुका था और हमारे लश्करों की तादाद आधी के करीब रह गई थी। लिहाजा हमने पसपाई के बिगल बजाए और मैदान जंग छोड़कर करतबा की तरफ भाग आए। यहाँ तक कहने के बाद फर्डिनेंड का सिपा सालार आगिलार खामोश हो गया। सारी गुफ्तगू सुनते हुए गुस्से और गज़बनाकी में सारा खून इसके चेहरे पर जमा हो गया था। थोड़ी देर तक बुरी तरह अपने होंठ काटता रहा, फिर इंतहाई गज़बनाक आवाज़ में कहने लगा, आगिलार, जो कुछ तुमने कहा ये बच्चों की सी गुफ्तगू है। हैरत है, फर्डिनेंड का सिपा सालार आला और नायब सिपा सालार एक चरवाहे के मुकाबले में पसपा हुए। क्या मैं समझूं कि मैंने लोमड़ियों को दरिंदों पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था? मुझे उम्मीद तक ना थी कि तुम दोनों इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करोगे। मेरे ख्याल में जो लश्कर तुम्हारे साथ, इसकी तादाद रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ के चरवाहों और इसके जानवरों से भी ज़्यादा होगी। फिर ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ दोनों ने दरिया कबीर और दरिया शनील के संगम के करीब बदतरीन और ज़िल्लत अमेज शिकस्त दी? फर्डिनेंड के इस इस्तफसार में गैलर कहने लगा, आक़ा मोहतरम, जिस वक्त हम करतबा से निकले थे और 15 मील के लगभग आए थे तो हमें कुछ राही मिले थे जो गरनाता की सरहदों की तरफ से आ रहे थे। उन्होंने हम पर इंकिशाफ किया था कि सल्तनत गुरनाता का सुल्तान अबुल हसन मर चुका है और इसकी जगह अब इसका भाई असगल सुल्तान है और असगल ने मालका से उठकर गरनाता पर कब्जा कर लिया है। गरनाता के अमायदीन मालका में असगल की खिदमत में हाजिर हुए, उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लिहाजा इस वक्त असगल अपने लश्कर के साथ गरनाता में मौजूद है। मेरे ख्याल में हम पर जो ये उफ्ताद और शिकस्त नाजिल हुई, इसमें सुल्तान असगल का भी हाथ है। मेरा दिल कहता है कि रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ की मदद असगल के लश्करियों ने भी की है। गैलर के इस इंकिशाफ पर फर्डिनेंड थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर वो तासुफ के अंदाज में कह रहा था, अगर सुल्तान अबुल हसन फोत हो चुका है और इसकी जगह असगल बादशाह बना है तो ये बहुत बुरा है। सुल्तान अबुल हसन बूढ़ा हो चुका था, इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता था, लेकिन यह असगल अभी जवान है, वाहिम्मत है, जंगजू है, मजहब और वतन की हिफाजत और खिदमत का जज्बा भी रखता है। लिहाजा ये हमारे लिए अपने भाई अबुल हसन से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। यहाँ तक कहने के बाद फर्डिनेंड थोड़ी देर के लिए रुका, अपने आप पर इसने काबू पाया। फिर नरम लहजे में वो आगिलार और गैलर की तरफ देखकर कहने लगा, तुम दोनों जाओ, मैं समझता हूँ तुम दोनों ने अपना हक अदा कर दिया है। अब मैं तुमसे नाराज़ या खफा नहीं। शिकस्त और फतह हर लश्कर का मुकद्दर होता है। मेरे ख्याल में तुम्हारी इस शिकस्त में यकीनन सुल्तान असगल का भी हाथ होगा। अब मैं इस असगल पर अबू अब्दुल्ला के ज़रिए काबू पाऊँगा जो इस वक्त मेरी कैद और रसीदी में है। इसके साथ ही गैलर और आगिलार दोनों इस कमरे से निकल गए थे। फिर फर्डिनेंड ने वीरा और अरबूना की तरफ देखते हुए कहा, मेरी दोनों बहनों, तुम भी आराम करो। मैं अब गैलर और आगिलार की शिकस्त का बदला लेने के लिए अबू अब्दुल्ला से साजबाज करूँगा। इसके साथ ही नवीर और बूना
अपनी जगह से उठी और कमरे से निकल गई। नवीरा अपने कमरे में दाखिल हुई। अरबूना भी इसके पीछे पीछे इस कमरे में आ गई थी। कमरे में चंद कदम आगे बढ़कर नवीरा ने पीछे देखा, फिर बड़ी आहिस्ती और धीमी आवाज़ में कहा, अरबूना मेरी बहन, दरवाज़ा बंद कर दो। अरबूना मुड़ी और दरवाज़ा इसने बंद कर दिया। फिर वो दोनों आगे पीछे चलती सामने और नशिस्तों में से 2 नशिस्तों पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक खामोशी रही। इसके बाद अरबूना बेपना खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, नवीरा मेरी बहन, मैं तुम्हें दिली मुबारकबाद देती हूँ कि रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ दोनों कामयाबी से अपना दिफा करते हुए अपने आप को महफूज कर गए हैं। इस पर नवीरा ने चहकती आवाज़ में कहा, अरबूना मेरी बहन, ऐसी ही मुबारकबाद मैं तुम्हें पेश करती हूँ। इस पर अरबूना फिर कहने लगी, देख नवीरा मेरी बहन, रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ अपने से कई गुना ज़्यादा लश्कर रखने वाले आगिलार और गैलर को जो बदतरीन शिकस्त देकर सुल्तान गरनाता की तरफ निकलने में कामयाब हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो कोई आम चौपान, चरवाहे या गदड़िए नहीं। आगिलार और गैलर को शिकस्त देकर निकलना इतना आसान काम ना था, जबकि इन दोनों ने घेर लिया था। मैं समझती हूँ वो दोनों नादीदा अशिया की तरह सरमदी वजूद का इसरार रखने वाले जवान हैं। मेरा अंदाज़ा है कि आगिलार और गैलर की निस्बत वो कहीं ज़्यादा उलू हिम्मती, मेहनत कशी के पैकर और शुरीदा सर जंगजू हैं। इस पर नवीरा ने तेज़ और चाहत आमेज़ निगाहों से अरबूना की तरफ देखा और कहा, देख अरबूना मेरी बहन, अगर ऐसा ना होता तो हम इन दोनों से मोहब्बत क्यों करती और क्यों दोनों पर अपनी चाहतें निसार करती। अब वो दोनों हमारे लिए बादलों की तारीक टुकड़ों में तुलुए आफ्ताब की तरह दिलकश हैं। वो दोनों अब मेरे और तेरे लिए बेनफ्सी और बेगर्जी में फितरत का हसीन गीत हैं। यहाँ तक कहने के बाद नवीरा लम्हा भर के लिए रुकी, फिर सोचा और दोबारा अरबूना की तरफ देखते हुए कह रही थी, देख अरबूना, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहती हूँ जो मैं तुमसे छुपाती रही हूँ। अब इस बात के इजहार का वक्त आ गया है। चाहे तुम राज़ी हो या नाराज़, मैं अपने दिल का हाल तुमसे कहूँगी। सुन अरबूना, जिस वक्त मेरे भाई फर्डिनैंड ने आगिलार और गैलर को लश्कर देकर रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, उस रात मैंने अपने खुदा के रूबरू गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी थी और एक अहद किया था। अरबूना फ़ौरन नवीरा की बात काटते पूछने लगी, मेरी अजीज़ बहन, तूने क्या दुआ मांगी थी? तूने क्या अहद किया था? इस पर नवीरा फिर कहने लगी, सुन अरबूना, मैंने दुआ मांगी थी कि ए खुदाबंद, अगर रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ दोनों आगिलार के हाथों बाहिफाजत गरनाता की सल्तनत में दाखिल हो गए, मैं सच्चे दिल से नेक नीयती के साथ इस्लाम कबूल कर लूँगी। सुन अरबूना, चूँकि मेरी दुआ कबूल हुई है, लिहाजा आज मैं तुम्हें गायबाना तौर पर अपने खुदाबंद का गवाह बनाकर कहती हूँ, मैं नसराने से मुनहरिफ होती हूँ, इस्लाम कबूल करती हूँ। सुन अरबूना, रकीब बिन खल्लात सिर्फ चरवाहा ही नहीं, वो जबल सुल्ज के मस्कन का अमीर आला है, जबकि मंजर बिन तरीफ अमीर सोइम है। वो दोनों चौपान और गदड़ियों के भेस में ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो हमारे सिपा सालारों से कहीं आला और अफसल हैं। सुन अरबूना मेरी बहन, रकीब बिन खल्लात मेरी निगाहों का तहवार, मेरे दिल की लतीफ़ धड़कन, मेरे दिफा की आखिरी तलवार और मेरी बका की आखिरी उम्मीद है। मैं समझती हूँ कि मैं इसके बाद पैदा हुई थी। सुन अरबूना, दुनिया इधर हो जाए या उधर, अब चूँकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, लिहाजा हर सूरत मैं रकीब बिन खल्लात के पास जाकर रहूँगी, चाहे ऐसा करने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर अरबूना फ़ौरन नवीरा की बात काटते हुए कहने लगी, सुन नवीरा मेरी बहन, जो तेरे ख्यालात हैं रकीब बिन खल्लात से मुतल्लिक हैं, वही मेरे मंजर बिन तरीफ से मुतल्लिक है। अगर तू नसराने से मुनहरिफ होकर इस्लाम कबूल करती है तो मेरा भी फ़ैसला सुन, मैं भी तेरे पीछे पीछे नेक नीयती के साथ इस्लाम कबूल करती हूँ। अगर तू हर सूरत में रकीब बिन खल्लात के पास जाकर रहेगी तो मैं भी मंजर बिन तरीफ के पास जाने के लिए पूरी तरह तेरा साथ दूंगी। अरबूना का जवाब सुनकर नवीरा खुश हो गई। वो बड़ी राजदारी और धीमी आवाज़ में कहने लगी, सुन अरबूना मेरी बहन, हमें यहाँ से चले जाने के बाद अभी से कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में चलो गुरदौड़ के लिए अभी चलते हैं और रास्ते में राहिब यूलुजस की खानका के पास रुकेंगे और इसे अपने साथ लेते जाएंगे। इस पर अरबूना बोली और मशवरा दिया, नहीं नवीरा बहनी, ऐसे ठीक नहीं। गुरदौड़ के दौरान राहिब यूलुजस से अपने मतलब की बात कहना दुरुस्त नहीं। किसी को भेजकर इसे यहाँ बुलाते हैं और इसी बंद कमरे में राजदारी के साथ इससे बात करते हैं। इस पर नवीरा कहने लगी, अगर ऐसा है तो जाओ, तुम किसी खादिम को भेजो कि वो राहिब यूलुजस को बुला कर लाए। इस पर अरबूना जवाब में कुछ कहे बगैर उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो लौटी, नवीरा के सामने बैठी फिर कहने लगी, मैंने खादिम को भेजा है, वो भी राहिब यूलुजस को बुलाकर लाता है। उसके आने तक हमें यहीं बैठकर इसका इंतज़ार करना चाहिए। नवीरा ने अरबूना की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। फिर मौजू बदलकर दोनों बहनें आपस में गुफ्तगू करने लगी थीं। जिस वक्त फर्डिनैंड के कमरे से नवीरा और अरबूना उठकर बाहर गई थी, इसके थोड़ी देर बाद फर्डिनैंड ने अपने पहलू में पड़ी हुई लकड़ी की खूबसूरत और छोटी सी थोड़ी उठाई और अपने करीब ही तांबे के लटकते हुए तश पर दे मारी।
ज़रब लगते ही कमरे में एक इर्तियाश अंगेज़ आवाज़ बुलंद हुई। इसके साथ ही फर्डिनेंड का हाजी बड़ी तेज़ी से अंदर आया, सर को झुकाए हुए ताज़ीम दी और फर्डिनेंड के हुक्म का मुंतज़िर खड़ा हो गया। फर्डिनेंड ने इसकी तरफ गौर से देखा और कहा, अभी जाओ, जरीर बिन हमदून और रोज़ान को बुलाकर मेरे पास लाओ। इस पर हाजिर ने झुककर ताज़ीम दी और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद कमरे में जरीर बिन हमदून और रोज़ान दाखिल हुए। हाथ के इशारे से फर्डिनेंड ने बैठने को कहा। रोज़ान आगे बढ़कर अज़ाबिला के पहलू में बैठ गई थी, जबकि जरीर बिन हमदून फर्डिनेंड के करीबी बैठ गया था। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी तारी रही। इसके बाद फर्डिनेंड ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। देख जरीर बिन हमदून, तो अभी जाके मेरी तरफ से अबू अब्दुल्ला से बात कर, इससे कह के अगर वो आने वाले दौर में मेरा मुती और फर्मा बरदार बनकर रहे तो मैं इसके लिए मालका की हुकूमत हासिल कर सकता हूँ। यह खबर शायद तुम्हारे और अबू अब्दुल्ला के लिए नहीं हो कि अबू अब्दुल्ला की गिरफ्तारी से फ़ायदा उठाते हुए गरनाता की सल्तनत पर असगर ने कब्ज़ा कर लिया है। अबू अब्दुल्ला का बाप अबुल हसन मर चुका है। अब गरनाता की सल्तनत का बादशाह और सुल्तान असगल है। देख जरीर बिन हमदून, अबू अब्दुल्ला से बात करो कि अगर वो आने वाले दौर में मेरा मुती और फर्मा बरदार रहना पसंद करे तो फिर तुम और रोज़ान आज ही मालका की तरफ जाओ। मालका में रहते हो तुम अबू अब्दुल्ला के हामी और असगल के बागी अनासिर से साजबाज करो। अंदर ही अंदर साजिश तैयार करते रहो, यहाँ तक कि माहौल पैदा हो जाए कि मालका पर आसानी से अबू अब्दुल्ला का कब्ज़ा हो जाए। जब ऐसा होगा तो अबू अब्दुल्ला चूँकि मेरे साथ होगा, लिहाजा एक तरह से मालका हमारी कुव्वत का मरकज़ बन जाएगा। इसके बाद हम असगल पर दो तरफा हमला करेंगे, एक मालका की तरफ से, दूसरा करतबा की तरफ से। इस तरह मेरे ख्याल में बहुत जल्द हम गरनाता पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। सुनो जरीर बिन हमदून, अब एक दूसरी कुव्वत भी सामने आ रही है और वो जबलुस सुल्ज का मस्कन है। कहते हैं इस मस्कन के अंदर इन मुहाजिरीन ने अकामत इख्तियार कर रखी है जो इन शहरों से निकाले गए थे जिन पर हमने माजी में कब्ज़ा किया था। कहते हैं ये लोग बड़े जंगजू और लड़ाई का हर अंदाज खूब जानते हैं। इनका एक अमीर रकीब बिन खल्लात है, नायब अमीर मंसूर बिन नोमान और तीसरे दर्जे का अमीर मंजर बिन तरीफ है। जिस वक्त हम गरनाता पर कब्ज़ा करने के लिए सुल्तान असगल पर हमलावर होंगे तो इस रकीब बिन खल्लात से निपटने के लिए कुछ और असाकिर तैयार करना पड़ेंगे जो इसे अलहदा तौर पर जंग में मसरूफ़ रखेंगे। सुनो जरीर, ये सारी गुफ्तगू अब अब्दुल्ला से करो, फिर मुझे इसके ख्यालात से आगाह करो। अगर वो इस पर रजामंद होता है तो तुम दोनों आज ही मालका की तरफ रवाना हो जाओ और वहाँ अबू अब्दुल्ला के हक़ में ज़मीन हमवार करने की कोशिश करो। मैं अभी चंद रोज़ तक जंग की तैयारियाँ करूँगा। इसके बाद यहाँ से निकलूँगा और गरनाता पर बराह रास्त ज़रब लगाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इस जंग में सुल्तान असगल और इसके हामी रकीब बिन खल्लात को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो फिर मैं अबू अब्दुल्ला की किसी भी तौर पर ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसकी गर्दन काट के रहूँगा ताकि ना रहे बाँस ना बजे बांसुरी। और अगर मुझे इस जंग में कामयाबी ना हुई तो फिर मैं अबू अब्दुल्ला को अपने साथ मिलाकर साजबाजी से काम लूँगा, मालका पर इसकी कुव्वत बहाल करूँगा, फिर इसके ज़रिए गरनाता पर कब्ज़ा करने की कोशिश करूँगा। अब तुम जाओ, जो कुछ मैंने कहा है तफसील के साथ इस पर अबू अब्दुल्ला से गुफ्तगू करो। इस पर जरीर बिन हमदून और रोज़ान दोनों उठकर कमरे से निकल गए थे।